नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है एक श्रेष्ठ निदर्शन की आवश्यक विशेषताएं, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। निदर्शन द्वारा सामाजिक घटनाओं के बारे में हमारे निष्कर्ष कितने यथार्थ और वैज्ञानिक होंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे निदर्शन की उत्तमता और समग्र का प्रतिनिधित्वपूर्णता पर। मतलब हमारा निदर्शन कितना वैज्ञानिक होगा, कितना यथार्थ होगा, किस बात पे निर्भर करेगा कि हमारे निदर्शन की उत्तमता कैसी है और समग्र का जो प्रतिनिधित्व कर रही है वो कितना प्रतिनिधित्व कर रहा है निदर्शन। अतः अध्ययन की सफलता के लिए आवश्यक है कि हमारे जो निदर्शन है, सैंपल है, उसके अंतर्गत कुछ ऐसी विशेषताएं हैं वो ज़रूरी या आवश्यक रूप से पाई जाए। ऐसी क्या विशेषताएं जो कि एक श्रेष्ठ निदर्शन में आवश्यक रूप से होनी चाहिए, इनकी जब हम बात करते हैं तो हम कुछ बिंदु सामने रखते हैं जो कि उत्तम निदर्शन के लिए आवश्यक हैं। लेकिन इन विशेषताओं को या इन बिंदुओं को जानने से पहले हम संक्षेप में यह जान लेते हैं कि वास्तव में निदर्शन किसे कहते हैं, निदर्शन क्या होता है, और निदर्शन की अर्थ या परिभाषा के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो निदर्शन एक बहुत बड़े समूह का एक छोटा सा प्रतिनिधित्व होता है ना, प्रतिनिधि होता है, जिसमें समूह के समस्त लक्षण विद्यमान होते हैं। एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसकी केवल कुछ इकाइयों को हम चुनते हैं जिसमें सभी के गुण विद्यमान होते हैं, और जो इकाइयाँ होती हैं, जो इकाइयाँ हमने निदर्शन में ली है, उनसे जो निष्कर्ष प्राप्त होता है वो सभी पर हम लागू कर सकें, ये क्या होता है, निदर्शन होता है। यानी छोटा समूह जो कि समग्र का प्रतिनिधित्व करता है वह क्या कहलाता है, निदर्शन कहलाता है। तो इस निदर्शन में कुछ ऐसी आवश्यकताएं होनी चाहिए जो इस निदर्शन को श्रेष्ठ बनाती है। इन आवश्यकताओं की जब हम बात करते हैं तो पहली आवश्यकता क्या होनी चाहिए, समग्र का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिवर्स। एक श्रेष्ठ निदर्शन की सबसे पहली विशेषता ये है कि वह समग्र का प्रतिनिधित्व करता हो, सभी का रिप्रेजेंटेटिव हो, और ऐसा तभी हो सकता है जब समग्र की प्रत्येक इकाई को निदर्शन में सम्मिलित होने का समान मौका मिलेगा। कब होगा ये, कि भाई जो हर इकाई है वो क्या हो, निदर्शन में सम्मिलित हो पाए, उसका अवसर उसे मिल पाए। जो लुंडबर्ग है प्रमुख समाजशास्त्री, उन्होंने बताया कि प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन दो बातों पर निर्भर करता है। पहला कि अध्ययन तथ्यों में कितनी मात्रा में समानताएं पाई जाती है। भाई जो अध्ययन के तत्व हैं उनमें समानताएं कितनी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में समानताएं होगी तो प्रतिनिधित्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरी क्या है कि निदर्शन के चुनाव में किस प्रणाली को अपनाया गया है। दो चीज, पहला तो क्या है कि भाई इसमें कितनी मात्रा में समानताएं पाई जाती है, और दूसरा इसमें कौन सी प्रणाली का उपयोग निदर्शन के लिए किया गया है। श्रेष्ठ निदर्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या है कि समग्र की इकाइयों में एक रूपता लाई जाए। जो सारी इकाइयां हैं, है ना, उसमें क्या हो, एक रूपता हो, और निदर्शन का चुनाव इस प्रकार करें कि हर इकाई को निदर्शन में चुने जाने की स्वतंत्रता या समान अवसर प्राप्त हो। हर इकाई क्या करे, निदर्शन में उसको आने का समान अवसर दिया जाए, तब क्या होगा, समग्र का प्रतिनिधित्व होगा, तभी वो क्या होगा, एक श्रेष्ठ निदर्शन होगा। दूसरी इसकी विशेषता है पर्याप्त आकार, एडिक्वेट साइज। किसी भी श्रेष्ठ निदर्शन के लिए आवश्यक है कि निदर्शन की इकाइयों की संख्या क्या हो, पर्याप्त हो। निदर्शन में जितनी भी
अधिक इकाइयाँ होगी, परिणामों में उतनी ही अधिक परिशुद्धता आने की संभावना रहेगी। हालांकि सदैव यह आवश्यक नहीं होता है कि निदर्शन का आकार निदर्शन के प्रतिनिधित्व पूर्ण होने की गारंटी देता हो। ऐसा नहीं है कि आकार हमेशा बड़ा है तो हमेशा क्या होगा, निदर्शन प्रतिनिधित्व पूर्ण होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी जितनी अधिक इकाइयाँ होगी परिणाम उतने ही अधिक परिशुद्ध होंगे। फिर भी यदि हमें जैसे 10,000 छात्रों का अध्ययन करना है ना, अगर 10,000 छात्रों का अध्ययन करना है और उसमें से हम केवल 10 छात्रों को ही प्रतिनिधि निदर्शन के रूप में चुनते हैं, तो ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि ये सभी छात्रों की विशेषताओं का उचित प्रतिनिधित्व करेंगे। मतलब अगर 10,000 छात्रों के अध्ययन से हम 10 छात्रों को चुनते हैं और सोचें कि उन सब में वही विशेषताएं होगी या वही समानताएं होंगी जो सब में हैं, तो ये आवश्यक नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये उचित प्रतिनिधित्व सबका करेंगे। निदर्शन का आकार ही नहीं बल्कि उसके चुनाव का तरीका भी उपयुक्त होना चाहिए। आप किस प्रकार से उसका चुनाव कर रहे हैं ये भी आवश्यक है। सापेक्षित रूप से उचित प्रकार से चुने गए छोटे निदर्शन अनुपयुक्त तरीकों से चुने हुए बड़े निदर्शन की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय हो सकते हैं। मान लो आपने छोटा निदर्शन चुना है लेकिन बहुत ही सही प्रणाली द्वारा चुना है, उसका चुनने का तरीका अच्छा है, लेकिन बड़ा निदर्शन चुना है लेकिन क्या किया है आपने, उसको अनुपयुक्त तरीके से चुना है, तो जो छोटा निदर्शन है वो अधिक विश्वसनीय होगा। तो हम क्या कहते हैं, इनका आकार क्या होना चाहिए, श्रेष्ठ निदर्शन तभी होगा जब इसका आकार पर्याप्त होगा। तीसरी विशेषता है निष्पक्षता, फ्री फ्रॉम बायस। एक श्रेष्ठ निदर्शन को पक्षपात और मिथ्या सुझाव से स्वतंत्र होना चाहिए, हमेशा उसमें किसी तरह की पक्षपात की भावना नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वह प्रतिनिधित्व पूर्ण होने का जो दावा है वो नहीं कर सकता। निदर्शन का चुनाव करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखो कि अनुसंधानकर्ता या जो अध्ययन करता है, शोध करता है, उसकी रुचि, स्वार्थ, सुविधा, स्वेच्छा इस पर आधारित ना हो, है ना। जो निदर्शन वो चुन रहा है ऐसा नहीं उसकी रुचि के आधार पर चुने, स्वेच्छा के आधार पर, सुविधा के आधार पर चुने, ना ही उसमें पूर्व धारणा या अनुसंधानकर्ता की असावधानी का कोई प्रभाव पड़ना चाहिए। वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। चौथा है इसकी विशेषता साधनों के अनुरूप, अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज। एक प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन वो होता है जो अनुसंधानकर्ता के पास उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए जिसका चुनाव किया जाए, और साधनों को ध्यान में रखकर ही निदर्शन की संख्या, उसके प्रकार और उसकी विधि को निश्चय किया जाना चाहिए। भाई आपके पास क्या क्या साधन हैं, उस साधन को ध्यान में रख के ही आपको करना चाहिए कि भाई निदर्शन की संख्या कितनी होनी चाहिए, कितने प्रकार का निदर्शन आप ले सकते हो, चुनाव की जो विधि है निदर्शन की वो क्या होगी, इन सब को जो है वो अनुसंधानकर्ता को अपने पास जो रिसोर्सेज हैं उन साधनों को ध्यान में रखकर ही इनका चुनाव करना चाहिए। यदि साधनों के अनुरूप अगर निदर्शन नहीं होगा तो क्या होगा, उसमें पक्षपात आने की संभावना बढ़ जाएगी। पांचवी इसकी विशेषता है उद्देश्यों के अनुरूप, अकॉर्डिंग टू द एम्स। एक श्रेष्ठ निदर्शन या उत्तर निदर्शन वो होता है जो अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुकूल हो। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि भाई जैसे यदि हम ब्यावर नगर के बीड़ी श्रमिकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना चाहते हैं कि भाई इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, और हमारे निदर्शन में हम ऐसे श्रमिकों का चयन कर लें जो बीड़ी बांधने का काम ही नहीं करते, हम बीड़ी श्रमिकों की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें ऐसे ही श्रमिकों का चयन करना पड़ेगा जो कि बीड़ी बांधने का कार्य करते हैं। और यदि ऐसा नहीं है, हम ऐसे श्रमिकों का चयन करते हैं जो कि बीड़ी बांधने का कार्य नहीं करते, तो हमारा निदर्शन क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो आवश्यक है कि श्रेष्ठ निदर्शन के लिए कि अनुसंधान का उद्देश्य, जो अनुसंधान हम कर रहे हैं वो हमारे उद्देश्य के अनुरूप हो। 6 इसकी विशेषता है सामान्य ज्ञान व तर्क पर आधारित, बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज एंड लॉजिक। हमारा एक जो श्रेष्ठ निदर्शन है वह सामान्य ज्ञान
और तर्क पर आधारित होना चाहिए। निदर्शन को तर्क की कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरना चाहिए। केवल सूत्र और नियमों का अंधानुकरण करके ही आदर्श निदर्शन का चुनाव नहीं कर सकते हम लोग। नियमों और सूत्रों के साथ साथ क्या करना चाहिए, निदर्शन के चुनाव में अनुसंधानकर्ता को तर्क का भी ध्यान रखना चाहिए, सामान्य ज्ञान का भी प्रयोग करना चाहिए नियमों और सूत्रों के अलावा। सातवीं इसकी विशेषता है व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित, बेस्ड ऑन पार्शियल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। एक श्रेष्ठ निदर्शन का जब भी हम चयन करते हैं तो हमें जो और भी एक्सपीरियंस्ड अध्ययन करता है उनके जो अनुभव हैं उनका भी उपयोग करना चाहिए। यदि जिस क्षेत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं और पहले किसी और ने उसका अध्ययन किया है तो हमें उससे संपर्क करना चाहिए और उसने जो जो अनुभव प्राप्त किए उनका लाभ भी उठाना चाहिए। इस प्रकार से इस प्रकृति की यदि कोई अन्य अनुसंधान किए गए हैं तो उनके निदर्शन के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, या प्रतिवेदन जो है उनके आधार पर भी हम लाभ उठा सकते हैं। आठवीं जो इसकी विशेषता है श्रेष्ठ निदर्शन की वो है स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। समग्र की सभी इकाइयाँ आपस में स्वतंत्र होनी चाहिए, यानी निदर्शन में कोई भी इकाई का सम्मिलित होना अन्य किसी इकाई के सम्मिलित होने पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि एक इकाई दूसरी है तो एक है वरना नहीं है। तो एक दूसरे से जो इकाई है हमने वो बिल्कुल स्वतंत्र होनी चाहिए, है ना। या हम कह सकते हैं कि समग्र की प्रत्येक इकाई को निदर्शन में चुने जाने का स्वतंत्र और समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। दोनों इकाइयाँ या जितनी भी इकाइयाँ एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए। तो एक बहुत प्रमुख समाजशास्त्री हैं, उन्होंने जो जितनी भी विशेषताएं हैं उनका उल्लेख करते हुए लिखा है कि एक सर्वेक्षण में वह निदर्शन उत्तम होगा, वो निदर्शन उत्तम होगा जो कुशलता, प्रतिनिधित्व, विश्वसनीयता और लोच की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और अनावश्यक व्यय बचाने की दृष्टि से निदर्शन को पर्याप्त छोटा होना चाहिए और असहाय त्रुटि को दूर करने के लिए इसे पर्याप्त बड़ा भी होना चाहिए। तो ये है कि एक अच्छे और श्रेष्ठ निदर्शन जो है उसकी क्या क्या आवश्यक विशेषताएं होनी चाहिए, जिसके बारे में हमने आज बात की। धन्यवाद।